So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज इस चैप्टर में जो कि चैप्टर नंबर 19 होने वाला है, जिसपे हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में। यार पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम पढ़ा दिया था, तो लोड लेने वाली बात कुछ नहीं है। आज हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ने आ रहे हैं। एग्रीगेट्स के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे दिल खोल कर आपको समझानी है। सो बिफोर आई बिगिन टू दिस पर्टिकुलर पीपीटी, आपको बताना चाहता हूं, अगर ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने अवेलेबल करा दिए। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो को पॉज करो, एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से नोट्स डाउनलोड कर लो, बिकॉज वो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होने जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा जी? आओ जरा देखते हैं इस नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़कर। मान लेते हैं मेरी जान, ये हमारा भारत देश है। कई बार मैं भारत देश का नक्शा थोड़ा सा गलत बना देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कंट्री और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये भारत देश का नक्शा है। हाँ भाई, अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर अपना सब लोगों ने खींच लिया, अफगानिस्तान तक सब हमारा ही है। ठीक है ना, अखंड भारत। चलो भैया, अब हमारे भारत देश में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे होंगे ना जिंदगी जीने के लिए। कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे होंगे ना जिंदगी जीने के लिए। तो अगर हम इन सभी लोगों की जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वैल्यू ऐड कर दें, तो कंसेप्ट निकल कर आता है डोमेस्टिक इनकम। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, समझना है। अगर सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced within the geographic territory of a country is known as domestic income. अब हो सकता है मेरे कुछ जानने वाले लोग विदेश में रह रहे हों, वो मुझे विदेश से पैसा भेजते हों, तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से पैसा आना। और यह भी तो हो सकता है मेरे कुछ जानने वाले लोग विदेश में रह रहे हों, मैं उनको पैसा भेजता हूं, तो इसे बोलते हैं इनकम टू अब्रॉड। तो कहना क्या चाहते हो सर? कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहते हैं कि अगर डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया जाए इनकम फ्रॉम अब्रॉड और साथ में माइनस कर दिया जाए इनकम टू अब्रॉड, तो जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है उसे बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। उसे क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम गोइंग टू अब्रॉड को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब NFIA। ये तो एक मोटी मोटी बात थी जो मुझे आपको सिखानी थी कि नेशनल इनकम आया कहां से। अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है बेटा जी, वो है कन्वर्जन। ये कन्वर्जन क्या होता है बाबू? अगर हम लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया तो हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज कभी भी याद ही नहीं करने पड़ेंगे। आओ जरा एक एक करके सारे कन्वर्जन बताता हूं। पहला कन्वर्जन देखो, अगर कभी भी आपको डोमेस्टिक दे रखा हो और डोमेस्टिक को आपको नेशनल में कन्वर्ट करना हो, डोमेस्टिक दिया है और आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चा पार्टी? उस केस में ऐड करोगे NFIA। क्या करोगे बेटा जी? उस केस में ऐड करोगे NFIA। NFIA क्या होता है? अभी मैंने तुमको समझाया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से आने वाला पैसा ऐड और यहां से विदेश से आने वाला पैसा माइनस कर देंगे। समझ पाया? सिमिलरली नेशनल से डोमेस्टिक निकालना हो तो करेंगे माइनस NFIA। क्या ये बात याद रह जाएगी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अगर कभी आपको ग्रॉस दे रखा हो और आपको नेट निकालना हो, ग्रॉस दे रखा हो और आपको नेट का फिगर निकालना हो, तो हमेशा माइनस करते हैं बेटा जी डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या नाम होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या कहीं कहीं इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। सिमिलरली अगर कभी नेट से ग्रॉस पर जाना हो तो आप इसमें प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन। अब एक बात समझो, मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है
जो ये माउस बनाती है, चूहा, तुम समझ रहे हो ना, गलत डायरेक्शन में मत लेके जाना बॉयज इन द हाउस। तो चूहे की हम बात कर रहे हैं। अगर आप माउस बनाते हैं और आपने लेट्स से 100 माउस बनाए, 2 माउस खराब हो गए, तो टोटल को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस और फाइनल को हम लोग बोलते हैं नेट। क्या बात याद रहेगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रॉस मतलब टोटल कितने माउस बनाए मैंने, 100। नेट मतलब कितने माउस बचे मेरे पास, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, उसे बोलेंगे हम लोग नेट का फिगर। सिमिलरली तीसरा कन्वर्जन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको कोई चीज दे रखी हो और आपको निकालनी हो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट दे रखी है और मार्केट प्राइस निकालनी होगी, तो आप ऐड करोगे इसमें NIT। सर अब ये कौन आ गया नया एलिमेंट? NIT का मतलब होता है मेरी जान नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो मेरी जान बोलना बंद करो सर, वो छोड़ के हमें जा चुकी है पहली बात। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं बाबू, आओ देखते। फिर बाबू बोल दिया आपने, आओ देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसका फॉर्मूला होता है। सिमिलरली मार्केट प्राइस से हमें कभी भी फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो हम माइनस कर देंगे NIT। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत वाली बात तो नहीं है। ये 3 कन्वर्जन अगर आपके दिलो दिमाग में बैठे रहे तो आपको ये चैप्टर और इसका अगला चैप्टर जो कि मेजरमेंट होने वाला है एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना मेरी जान? चले बढ़े। सर आपने ये कन्वर्जन तो लिखवा दिया, एक क्वेश्चन भी करा दो इस पर तो ठीक है। चलो भैया एक कन्वर्जन का क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कोई फिगर दे रखा है आपको GDP MP, ये क्या होता है तुम्हें नहीं पता, लेकिन कम से कम बोलना तो सीख लो। G मतलब ग्रॉस, D मतलब डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट। एट लिखा नहीं है लेकिन बोलना है एट मार्केट प्राइस। GDP MP मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। होता क्या है अभी तुमको नहीं पता, इस चैप्टर में आगे पता चल जाएगा। अगर GDP MP को लेट्स से कन्वर्ट करना हो NNPFC में, तो NNPFC को बोलना सीखो। N मतलब नेट, N मतलब नेशनल, P मतलब प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? ग्रॉस से नेट गए तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। कहां सीखा आपने? अभी मैंने आपको सिखाया ना, ये देखो, ग्रॉस से नेट पर जाओगे तो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। सिमिलरली डोमेस्टिक से नेशनल पर आओगे तो प्लस करोगे NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल पर आए, NFIA ऐड कर दिया। अब बाबू प्रोडक्ट सेम, कोई भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आएंगे तो माइनस NIT करेंगे। कहां सिखाया मैंने आपको? यहां सिखाया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो माइनस NIT करेंगे। इतनी सी अगर तुमको बात अपने दिमाग में याद रह जाएगी तो मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले। चलो अब तुमको ऐसा रामबाण देने जा रहा हूं जिससे तुम्हारे लिए थ्योरी एकदम अनाड़ी क्वेश्चन हो जाए, एकदम पीनट्स हो जाए। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं। अरे सुनो ना, मैं इस चैप्टर में ना तुमको एक चीट कोड देने वाला हूं। प्लीज किसी को बताना मत, ठीक है ना? स्पेशली टीचर्स को तो बिल्कुल भी मत बताना। अब क्योंकि इस चैप्टर में इतनी सारी डेफिनेशन है, तुम कहां तक याद कर पाओगे? तो मैंने इसका एक चीट कोड निकाल रखा है। ये चीट कोड है, जब भी किसी भी डेफिनेशन में डोमेस्टिक टर्म आएगा तो तुम वहां पर क्या लिखोगे? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। याद रखना, कभी भी नेशनल टर्म आएगा तो तुम वहां लिखोगे नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। कभी भी ग्रॉस टर्म आएगा तो तुम लिखोगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। कभी भी नेट टर्म आएगा तो तुम लिखोगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। कभी मार्केट प्राइस आएगा तो लिखोगे मार्केट वैल्यू ऑफ, और कभी फैक्टर कॉस्ट आएगा तो लिखोगे अर्निंग्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतनी सी बात अगर तुम्हें याद रही तो कोई भी डेफिनेशन ऐसी हो ही नहीं सकती है जो तुमसे छूट जाए या तुम उसको बना ना पाओ। वरना 17-18 डेफिनेशन है, तुम पागल हो जाओगे भाई। इतना चीट कोड तुमको याद रखना है। और चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, और देखते हैं क्या यहां पर चीट कोड हमारा काम कर रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नेशनल का मतलब बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। आओ देखते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम इज डिफाइंड एज value of all final goods and services produced by all the enterprises located within the domestic territory of a country during a year by within domestic territory of a country। मतलब सारी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी हमारे देश में बिजनेसमैन है उनकी सारी
जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, वो कहलाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इससे जो इनकम जनरेट होगी उसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। डोमेस्टिक इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated by all the production units located within domestic territory of a country during a year। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री आना जरूरी है। तुमको पता है डोमेस्टिक इनकम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपीएफसी से। डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जरा देखते हैं नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेशनल प्रोडक्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू the amount of final goods and services produced by the normal residents of a country। चीट कोड काम कर रहा है, अभी और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग अ ईयर वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और आउटसाइड। और नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उस सबको ऐड कर दें, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो कंट्री के बाहर हो, उसको बोलेंगे नेशनल प्रोडक्ट। और उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ये तो मैं तुमको बस झलकियां दिखा रहा हूं, अब शुरू होगा इसके बाद हमारा मेन टॉपिक। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है बाबू एनएनपीएफसी। तो निकालते कैसे? डोमेस्टिक इनकम में मतलब एनडीपीएफसी में आप क्या ऐड कर दोगे? एनएफआईए। तुम चाहो तो ये कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो, कन्वर्जन भी आता है ना। एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हो ना, एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, कन्वर्जन सिखाया है मैंने। चलो मेरी जान, अब हम शुरू करने जा रहे हैं मुद्दे का टॉपिक, जो मेन चीजें आने वाली हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में। अभी डेफिनेशन वो वाली शुरू नहीं हुई है, वो भी आगे शुरू होंगी जिसकी मैं बात कर रहा था। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब नेशनल प्रोडक्ट मतलब देश के अंदर कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। और नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? अर्निंग्स बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आओ जरा देखते हैं। नेशनल प्रोडक्ट or income at market price is the value of final goods and services produced by normal residents of a country during a year calculated at their market price। यही तो मैंने बात बताई। और नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट accruing to normal residents of a country during a year as a sum total of factor payments। सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट्स को ऐड कर दें, यही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, ठीक है ना। अब इसके और डिटेल में डीप डाइव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुमको चीट कोड दे दिया। ये तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा वो डेफिनेशन में तुमको बताता हूं, ठीक है ना बच्चा पाड़ी। अगर कोई पूछे कि नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो, कोई भी चीज कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, अभी हम आपको सब सिखाने वाले हैं। अब ग्रॉस और नेट देख लो। ग्रॉस में क्या होता है? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। और नेट प्रोडक्ट में क्या होता है? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। सिंपल सिंपल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आओ जरा हम लोग डेफिनेशन बनाकर देखते हैं। चलो भैया, मैं यहीं पर डेफिनेशन बनाकर दिखाने जा रहा हूं आपको, और फिर चेक करेंगे किस किस की डेफिनेशन पूछेंगे। मान लो ये जीडीपी एमपी है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली गई तो क्या लिख कर आओगे? जीडीपी एमपी को तो सबसे पहले तुम बोलना सीखो। जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डी मतलब डोमेस्टिक, मतलब विद इन ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। पी मतलब प्रोडक्शन। एमपी मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन इज नोन एज जीडीपी एमपी। क्या मेरी बात समझ में आई? डेफिनेशन मैंने बनाई, फिर से बनाए, दिखा के दिखाएं। वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आओ देखते हैं हमारी फ्रैंक किताब में क्या डेफिनेशन लिखी है, देखते हैं। जीडीपी एट एमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। कमाल हो गया, 7 करोड़।
वही चीट हैक से तुमने डेफिनेशन बना दी और तुमको इसका फॉर्मूला लिखने को बोलेंगे ना, तुमको जिससे मर्जी आए तुम उससे फॉर्मूला लिख सकते हो। तुम्हें जीडीपी एमपी है, तुमको जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लिखना है, तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, तुमको किससे निकालना पसंद है, एनडीपी एमपी से निकालोगे, चलो एनडीपी एमपी। अब एनडीपी एमपी को जीडीपी एमपी में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नेट से ग्रॉस जाएगा, इसमें क्या कर दोगे प्लस डेप्रिसिएशन, बल्ले बल्ले दे शावा शावा, डायग्राम सॉरी आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। चलो अगली डेफिनेशन बनाकर दिखाते हैं। अगली डेफिनेशन किसकी है, जीएनपी एमपी। आओ देखते हैं, यहां लिख रहा हूं जीएनपी एमपी क्या होगा, आओ देखते कितनी मुश्किल डेफिनेशन हो गई है, आओ देखते। जी मतलब ग्रॉस, मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेशनल मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, पी मतलब प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बात बन रही है डेफिनेशन। आओ चेक करें कि हम सही भी बोल रहे हैं कि नहीं, आओ देखते हैं। GNP/MP is defined as market value of all final goods and services produced by normal residents of a country during a year inclusive of depreciation। बोलो जुबा केसरी, तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी डेफिनेशन तुम आराम से बना ले जाओगे भाई। इसी को बोलते हैं बाबू भैया चिल, हो गया तुम्हारा। अब इसका फॉर्मूला लिखना है GNP/MP, तुम बताओ किससे निकालना चाहते हो, GNP/MP किससे निकालना चाहते हो, GDP/MP से निकालना चाहते हो, GDP/MP डोमेस्टिक को नेशनल में ऐड करना है प्लस NFI है। फॉर्मूला तो तुम बताओ, कन्वर्जन आएगा हम सब फॉर्मूलेज लिख डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब अगली डेफिनेशन NDP/MP, N मतलब नेट, D मतलब डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, N मतलब नेट में क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बन गई इसकी डेफिनेशन, आओ चेक करें। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज at prevailing market price produced in the domestic territory of a country during a given year after making allowances for depreciation। बल्ले बल्ले दे शावा शावा, सारे क्वेश्चन सारी डेफिनेशन याद हो गई, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब आओ इसका फॉर्मूला लिखना है NDP/MP, किससे निकालोगे, NNP/MP से निकाल लो, आसान पड़ता ना। अब नेशनल है डोमेस्टिक माइनस कर दो NFI है, कन्वर्जन, वाह भाई वाह। अब आओ अगला डेफिनेशन देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट है नेशनल है, नेट का मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा नेशनल का मतलब बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो क्या लिखे, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आओ देखते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of a country during a year after making allowances for depreciation। क्या हो गया बाबूराव, सारा क्वेश्चन करे डाला, क्लियर है कि नहीं क्लियर, खुश, मेरा फेवरेट चैप्टर है यार, मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसे खुशी खुशी से। अब NNP/MP का फॉर्मूला लिख लें, लो भैया NNP/MP का फॉर्मूला, NNP/MP क्या हो जाएगा, NDP/MP डोमेस्टिक से नेशनल प्लस कर दिया NFI, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, ओ मजे मजे, क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस तुम्हें पता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक पता है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोडक्ट मतलब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर कॉस्ट मतलब अर्निंग्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या लिखोगे, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस इंटरेस्ट रेंट प्रॉफिट, लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, within the domestic territory of a country during a year inclusive of depreciation। मतलब फैक्टर कॉस्ट का जो तुमको मैंने चीट कोड बताया वो क्या है, सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चीट कोड है, सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ ईयर। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर, भाई नेशनल है तो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, फैक्टर कॉस्ट सम टोटल ऑफ अर्निंग्स बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो आएगा ही आएगा, तो लिखो सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
अब इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं। बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर विदाउट मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रीसिएशन, मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। समझ में आ रही है सारी डेफिनेशन? अब तुम कन्वर्जन से इसके फॉर्मूले भी लिख सकते हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एनडीपीएफसी, नेट मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, फैक्टर कॉस्ट मतलब हो गया सम टोटल ऑफ अर्निंग। तो क्या हो जाएगा, लिखो भैया लिखो, इज द एस्टिमेट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। यहां देखो, सम टोटल ऑफ अर्निंग्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रीसिएशन। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली एनएनपीएफसी मतलब नेशनल मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स भी यहां आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे भैया, फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट्स, सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रीसिएशन। तो तुमको ये चीट कोड अगर पता चल गया तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले है, तुम्हारे लिए शावा शावा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो भैया अगला टॉपिक है इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। हालांकि ये टॉपिक डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो इंटर रिलेटेड बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम को जोड़ो तो एनडीपीएफसी आता है। एनडीपीएफसी से आप एनएनपीएफसी निकाल सकते हो, जीडीपीएमपी निकाल सकते हो, जो मर्जी आए वो निकाल सकते हैं, जीडीपीएफसी निकाल सकते हैं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इसके ऊपर डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना ही है, ठीक है ना? कॉम्पनसेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मिक्स इनकम क्या होता है, सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दिल थाम के बैठिए, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स। उसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। बस अब तुम्हें एक बात समझने की बारी है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है आपको कुछ पैसे मिल गए बिना कोई सर्विस दिए, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। मतलब पेमेंट्स रिसीव्ड विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू करंट आउटपुट। अगर कोई पैसा मिल जाता है बिना कुछ कंट्रीब्यूशन किए, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है करंट ट्रांसफर्स, एक दूसरा है कैपिटल ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स क्या होता है? पेमेंट जो कर रहा है उसकी करंट ईयर की इनकम से पैसा ट्रांसफर होगा, और जिसको पैसा रिसीव हो रहा है उसी करंट ईयर की इनकम में ऐड होगा, उसे बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स। आओ जरा देखें। इट इज मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर्स एंड एड्स टू करंट इनकम ऑफ रिसीवर्स। एग्जाम्पल के रूप में पेंशंस, स्कॉलरशिप आएंगे। मतलब जो पे कर रहा है उसकी करंट ईयर की इनकम से माइनस होगा, और जो रिसीव कर रहा है उसकी करंट ईयर की इनकम में ऐड होगा। इसे बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होता है? इट इज पेड आउट ऑफ कैपिटल और वेल्थ। किसी की कैपिटल और वेल्थ से ट्रांसफर होगा और ऐड होगा दूसरे की कैपिटल और वेल्थ से। तुम्हारे पापा ने तुमको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो उसे बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है ना? एंड एड्स टू द कैपिटल और वेल्थ ऑफ रिसीवर। जैसे पेमेंट्स ऑफ डैमेज ड्यूरिंग फ्लड्स, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल गई जिसके ऊपर कैपिटल गेन पे करना पड़ गया, ये सब कुछ आएगा कैपिटल ट्रांसफर के अंदर। अब हम आते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के कॉन्सेप्ट पर। ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल का टर्म का मतलब होता है कितना पैसा देश के पास खर्चा करने के लिए बच रहा है, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे, ठीक है? आओ जरा देखते हैं। सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितना पैसा हमारे देश में है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, प्लस कितना पैसा हमको विदेश से मिल रहा है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आएगा। इसमें भी दो पार्ट हैं, एक होता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला देखो क्या होता है। GNPMP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें ऐड करना है NCTROW। NCTROW क्या है? नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब विदेश से कोई ट्रांसफर इनकम आ गई है तो उसको ऐड कर लेंगे GNPMP में। अब अगर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल निकला है तो नेट नेशनल में निकाल सकते हो डेप्रिसिएशन माइनस करके, बिकॉज कन्वर्जन तुम्हें पता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो NNPMP प्लस NCTROW। तो तुम्हें बात समझ में आ रही है हम ये टॉपिक तक कैसे पहुंच रहे हैं? इसमें न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं है, इसलिए चिल रखो। अब डिस्पोजेबल इनकम को ही कई सारे पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स बोलते हैं। आओ जरा एक एक करके वो देखते हैं।
सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम जब मैं बोलना चाहता हूं तो मैं कह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर की इनकम। अब प्राइवेट सेक्टर की इनकम कैसे निकाली जाए? मान लेते पूरे देश की इनकम है, उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम अगर हम हटा दें तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम बचेगी, और इसमें अगर वो पैसा ऐड कर दिया जाए जो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट को देता है तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाएगी ना। वही होती है प्राइवेट इनकम। आओ देखते हैं लिखकर क्या आना है। टोटल ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। क्या लिखा है? टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब सारे सोर्सेज से जो पैसा प्राइवेट सेक्टर को मिल रहा है और जो गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स मिल रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रांसफर्स मिल रहे हैं उसको ऐड कर लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाएगी। निकालेंगे कैसे? हालांकि न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें पता तो होना चाहिए। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर दिया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। कहना क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम माइनस कर दी, नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम निकाल दी, गवर्नमेंट की सेविंग निकाल दी, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। समझ में आ रही है? टोटल नेशनल इनकम में से मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम, गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग निकाल दी। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट का मतलब क्या होता है? हो सकता है बहुत सारे बिजनेसमैन ने सरकार को पैसा कुछ कर्जे पे दिया हो, कुछ लोन दिया हो, उस लोन पर सरकार उनको इंटरेस्ट पे कर रही है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ट्रांसफर इनकम दे रही हो, प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, आप डेफिनेशन के साथ लिखकर आओगे तो बल्ले बल्ले और शावा शावा दोनों हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो है प्राइवेट सेक्टर की इनकम। अब हम बढ़ते हैं पर्सनल इनकम निकाले। पर्सनल मतलब एक प्रत्येक व्यक्ति की इनकम। पर्सनल इनकम क्या बोलती है? आओ देखो, इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय पर्संस फ्रॉम ऑल सोर्सेज in the form of factor incomes and current transfers payment during a year। एक इंसान को सारे सोर्सेज से कितना पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। निकालते कैसे हैं? प्राइवेट सेक्टर की इनकम से इसको निकाला जाता है। तो प्राइवेट इनकम में से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर ने कुछ पैसा अपने पास बचा रखा है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसका पैसा निकाल दिया। प्राइवेट सेक्टर का टैक्स निकाल दिया जिसको हम लोग कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने कुछ रिटेन अर्निंग्स की रखी है, मतलब कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स वगैरह बचा रखा है, उसको हटा दिया। और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्राइवेट सेक्टर ने कुछ पैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जमा कर रखा था, उसको हटा दिया। तो बचा हुआ पैसा पर्सनल इनकम कहलाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कहता है? एक व्यक्ति के पास सारे टैक्सेस पे करने के बाद कितना पैसा खर्चा करने के लिए बच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स टू बी यूज द वे दे लाइक। निकालते कैसे? पर्सनल इनकम में से सबसे पहले पर्सनल टैक्सेस माइनस कर दिया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, जो भी हमने पे किया वो माइनस कर दिया। साथ साथ माइनस कर दिया मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। मिसलेनियस रिसीट्स में क्या आता है? आपने कोई फीस पे कर दी, आपने कोई फाइन चालान पे कर दिया, वो सब आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास वो पैसा बचेगा जो आप एक्चुअल में खर्चा कर सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या बात समझ में आ रही है? अब कई बार पूछ लेते हैं कि इंटर रिलेटेडनेस क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है। तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर की इनकम से पर्सनल इनकम कैसे निकाला, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाला। इन तीनों का फॉर्मूला लिखकर आओगे तो ये काम बना देगा। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज अ हल्का हल्का कॉन्सेप्ट। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति की इनकम। भारत में रहने वाले हर इंसान की इनकम क्या है उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देश की इनकम डिवाइड बाय देश की टोटल पॉपुलेशन कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज एवरेज इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो ये बहुत बेहतरीन है। अब कहता क्या है? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। याद रखना ये बात, रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं और नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस कहते हैं। अब जीडीपी का मतलब तो तुम्हें पता है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये तो जीडीपी है। अब जब हम बोले आपसे नॉमिनल जीडीपी निकालो, मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस निकालो, तो वो जीडीपी उस ईयर की प्राइस पर वैल्यू किया जाता है। और अगर मैं आपसे बोला हूं रियल जीडीपी निकालो, मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालो, तो बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेशन होती है। याद रखना यही चेंजेस हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस क्या हो जाएगा? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन मैंने तुमको याद दिलाई है। ये लिखा है एक्सप्रेस एट मार्केट प्राइसेस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर। करंट ईयर के प्राइस पर अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग नॉमिनल जीडीपी। और ये पूरी डेफिनेशन कॉमन है और लिखा है एक्सप्रेस एट मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर विच बिकम्स अ बेस ईयर। बेस ईयर के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो उसको रियल जीडीपी बोलेंगे। कई बार तुमसे पूछा जाएगा रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कौन सा बेहतर होता है, तो आंसर होगा हमेशा रियल जीडीपी बेहतर होता है, इसलिए नाम उसका रियल है। रियल जीडीपी इसलिए बेहतर होता है बिकॉज वो बेस ईयर के प्राइस पर कैलकुलेशन करता है, इन्फ्लेशन जैसा कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हुए, जो कि हमको एक्चुअल पिक्चर देता है। ठीक है ना। अब आ रहे हैं हम आप लोग को अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जीडीपी, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो सबसे पहले देखते हैं ये वेलफेयर क्या होता है, फिर देखते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है। आओ जरा देखते हैं वेलफेयर का मतलब क्या है। वेलफेयर इज टेकन एज अ मींस ऑफ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेलबीइंग और फीलिंग बेटर ऑफ। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं कि आपका वेलफेयर हो रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या? मतलब पैसे से रिलेटेड चीजें। इट रेफर्स टू मटीरियल वेलबीइंग ऑफ द पीपल। मटीरियल वेलबीइंग, जैसे मुझे चाहिए BMW और मेरे पास BMW है, तो मैं बोल सकता हूं मेरा इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर मींस टोटल सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ goods and services that can be purchased from money. It can be expressed as a function of goods and services and their prices. तो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है कि मटेरियल वेलबींग है कि नहीं लोगों के पास, कि मेरे को जो चाहिए मैं उसको खरीद सकता हूं पैसे से, वो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा। दिस इज व्हाट इज मटेरियल वेलबींग ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक वेलफेयर इज ऑल अबाउट। अब हमारे से कई बार क्वेश्चन पूछा आता है जीडीपी एज इकोनॉमिक वेलफेयर बताओ क्या है। आओ जरा देखते हैं। जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में हम बात करने आ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम आंसर आपको एग्जाम में लिखकर आना पड़ेगा, तो ये मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूं ये नोट्स फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल करा रहा हूं, डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। iOS है तो माइंड इंस्टीट्यूट डाउनलोड करो, JWJXV कोड है। ठीक है ना। इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which satisfy the needs of consumers. An increase in national income results in increase in economic welfare through the increased availability of goods and services. In fact, it is real per capita income which is generally taken as index of economic welfare. तो मेरी बात समझो, हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा? जब हमारे पास ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कब अवेलेबल होंगी? जब हमारे देश के पास बहुत पैसा होगा। एग्जैक्टली देश को छोड़ो, जब पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी, प्रत्येक व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होगी, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम ज्यादा होगी, तब उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगा। और जब एक इंसान के पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगा तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर की जोन में आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स का लिखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, what is important is availability of goods and services on average, and this is indicated by per capita income rather than total income. Per capita income ज्यादा होनी चाहिए rather than total income of the country. अगर per capita income ज्यादा है तो availability of goods and services ज्यादा होगा। यही बात मैंने अभी आपको समझाई। While taking national income as an indicator of economic welfare, national income should be taken in the real terms and not in the nominal terms. अगर कभी आप नेशनल इनकम को एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर देख रहे हो, तो नेशनल इनकम को आपको कैलकुलेट करना चाहिए रियल टर्म्स में, ना कि नॉमिनल टर्म्स में। मतलब बेस ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि करंट ईयर के प्राइस पर। और भैया लिमिटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस 19th चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम सबसे बेहतरीन चैप्टर मेजरमेंट सिखा रहे होंगे विद ऑल द पॉसिबल न्यूमेरिकल्स। तुम्हें करना यह है कि ये बच्चों तक शेयर करना है, इतना तो कर ही सकते हो ना मालिक।
मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।